हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जो आपकी नई सीरीज विजय रथ सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के तहत अभी थोड़ी देर पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की क्लास अपलोड हुई थी, उसमें आप सभी ने क्वेश्चन देखा था और अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री की। उससे पहले मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस सीरीज से ज्यादा जुड़िए और जो भी साथी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वह हमारा कंटेंट देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में जो भी आरएस प्रीलिम्स के लिए जो हमने विजय रथ सीरीज चलाई है उसका मैं शॉर्ट में आपको इंट्रो दूं कि आरएस के सिलेबस में जितनी भी सब्जेक्ट है उन सभी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो संभावित दृष्टि से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या उनके आने की संभावना है, उन सभी से रिलेटेड हम यह सीरीज चला रहे हैं, जिसके लिए आपको पर डे 3 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको रेगुलरली हमारे YouTube चैनल पर मिलना करेंगी। और इन सभी की जानकारी के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले जो भी साथी नए आए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू की, कि जिनके थ्रू हम वो पीवाईक्यू करेंगे जो करेंगे, उनके साथ साथ में हम बाकी जो संबंधित चैप्टर है उससे रिलेटेड भी क्या है बाकी फैक्ट भी देखेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मेवाड़ जो चैप्टर है उसके 25 पीवाईक्यू देखेंगे। मेवाड़ चैप्टर के क्या है 25 पीवाईक्यू देखेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वह सभी भी क्या करेंगे हम इसके अंदर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था। तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। जिसकी स्थापना किसने करी थी, तो उसकी स्थापना गुहादित्य ने करी थी। स्थापना किसने करी थी, गुहादित्य ने करी थी, जिसको क्या नाम से, गुहिल नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें कि स्थापना कब करी, तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है, डेट भी पूछ सकता है। 566 ईस्वी में स्थापना कब हुई थी, 566 ईस्वी में। और इस बात की जानकारी हमें कौन देता है कि गुहिल ने मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की जानकारी, वो गुहिल वंश की स्थापना करी। इसकी जानकारी हमें कौन देता है, तो इसकी जानकारी हमें देता है एक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, सामोली अभिलेख। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का क्या नाम है, सामोली। वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है, सामोली का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामोली अभिलेख। और यह अभिलेख कब का है, तो यह अभिलेख 646 ईस्वी का। कब का है ये, 646 ईस्वी का। और किस राजा के टाइम का है, तो गुहिल राजा शिलादित्य के टाइम का है, जो कि हमें किसकी जानकारी देता है, जो कि हमें गुहिल वंश की जानकारी देता है। प्लस गुहिल वंश की स्थापना 566 में किसने करी थी, गुहिल ने करी थी, इस बात की जानकारी देता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, गुहादित्य को माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भले ही मेवाड़ का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिल को माना जाता है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्या मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है काल भोज को। किसको माना जाता है, काल भोज। और यह किस नाम से फेमस हुआ था, बप्पा रावल। किस नाम से फेमस हुए थे, बप्पा रावल। तो आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल को तो क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। मूल संस्थापक किसको माना जाता है, गुहिल को। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, बप्पा रावल या काल भोज को। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। मैंने अभी आपको बताया था कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, काल भोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था। इनके बारे में थोड़े फैक्ट और ध्यान रखते हैं कि यह किसके शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था, हारित ऋषि। गुरु का नाम क्या था, हारित ऋषि। और इन्होंने मान मौर्य को हराकर किस पर अधिकार किया था, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। मान मौर्य को हराकर किस पर अधिकार किया था,
चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और कब किया था तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 734 ईस्वी में। कब किया था तो 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर क्या किया था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और साथ ही साथ में इनकी स्थापत्य कला की भी बात करी जाए तो इन्होंने नागदा में किसका निर्माण करवाया था, तो नागदा में एकलिंग मंदिर का। नागदा में किसका निर्माण करवाते हैं, ये एकलिंग मंदिर का। और एक साथ के साथ में और क्या बनवाते हैं ये, तो इन्होंने सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इनका निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको जानकारी रखनी है। प्लस बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो कालभोज था। उसके अलावा बोलते हैं कि बप्पा रावल का संबंध किस स्थान से माना जाता है, कि बप्पा रावल का संबंध किस स्थान से माना जाता है। मैंने बताया था चित्तौड़ से, क्योंकि चित्तौड़ कब जीता था इन्होंने, 734 ईस्वी में। किसको हराकर जीता था, तो मान मौर्य को। किसको हराकर जीता था, तो मान मौर्य को। तो बप्पा रावल का संबंध कौन से स्थान से है, तो बप्पा रावल का संबंध है चित्तौड़ से। मेवाड़ के गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया और काफी अच्छा प्रश्न है। और आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि मेवाड़ राजवंश की 3-4 राजधानियां रही हैं। मेवाड़ राजवंश की क्या है, 3-4 राजधानी रही हैं। ये जो ऑप्शन में आपको जो चारों दिख रही हैं, ये चारों ही चारों क्या है, मेवाड़ की राजधानी रही। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि पहली प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक का मतलब होता है पहली राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ राजवंश की जो पहली राजधानी थी वह कौन सी थी, वह थी आहड़। किसके समय में बनी है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आहड़ एक मेवाड़ में राजा हुए हैं अल्लट। किसके समय में बनी है, अल्लट के समय में। उसके बाद में राजधानी कौन सी बनती है, तो राजधानी बनती है नागदा। नागदा से कौन इसको ट्रांसफर करता है चित्तौड़ में, तो नागदा से चित्तौड़ में ट्रांसफर कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैत्र सिंह इसको ट्रांसफर करता है। उसके बाद में अकबर का 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा होता है। उसके बाद में नई राजधानी कौन सी बनती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नई राजधानी बनती है उदयपुर। नई राजधानी कौन सी बनती है, उदयपुर। चित्तौड़ के बाद में राजधानी कौन सी बनती है, उदयपुर। जिसको निर्माण कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने क्या करवाया था, उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने क्या है, 1559 ईस्वी में किसका निर्माण करवाया था, उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था। उदयपुर के बाद में जो राजधानी बनती है वह कहां पर बनती है, वह बनती है चावंड। कहां पर बनती है, चावंड। कौन बनाता है, महाराणा प्रताप। कौन बनाता है, महाराणा प्रताप। इसके अलावा राजधानी से रिलेटेड अगर मेवाड़ हिस्ट्री में देखा जाए तो आपको 2 फैक्ट और याद रखने हैं। कि मैंने अभी आपको सारी राजधानी बताई थी, जैसे कि कौन कौन सी राजधानी बताई थी, एक बार और करें तो सबसे पहले कौन सी राजधानी है, आहड़। किसके समय की है, अल्लट के समय की। उसके बाद में कौन सी है, नागदा। नागदा से राजधानी कहां पे जाती है, चित्तौड़। किसके समय में जाती है, तो चित्तौड़ जाती है जैत्र सिंह के समय में। किसके समय में जाती है, जैत्र सिंह के समय में। उसके बाद में राजधानी कहां पर ले जाई जाती है, उदयपुर। उदयपुर शहर की स्थापना कब होती है, 1559 में। कौन करवाता है, महाराणा उदय सिंह। कौन करवाते हैं, महाराणा उदय सिंह। उसके बाद में राजधानी कहां पे जाती है, चावंड। राजधानी कहां पे जाती है, चावंड। कौन ले जाता है, महाराणा प्रताप। यह फैक्ट राजधानियों से रिलेटेड है। उसके बारे में आपको पता रखना चाहिए कि पहली राजधानी तो कौन सी है, आहड़। उसके अलावा कुछ और फैक्ट है जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। एक क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मेवाड़ की अस्थायी राजधानी, यानी कि कुछ समय के लिए जो बनाई गई है। मेवाड़ की कौन कौन सी क्वेश्चन है, मेवाड़ की एक तो संकटकालीन राजधानी और दूसरा क्या है, मेवाड़ की अस्थायी राजधानी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक दुर्ग था, उस दुर्ग का क्या नाम है, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या माना जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या माना गया है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और 1576 के हल्दीघाटी युद्ध के बाद में कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप ने एक स्थान को क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। उस स्थान का नाम क्या था, आवरगढ़। क्या नाम था, आवरगढ़।
तो आवरगढ़ को क्या माना जाता है? मेवाड़ की अस्थायी राजधानी प्लस मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या माना गया है? कुंभलगढ़ को। मेवाड़ की जो फर्स्ट राजधानी है वह कौन सी मानी गई है? आहड़ को मानी गई है। तो अगर आप देखा जाए तो कितने स्थान? 7 स्थान क्या है मेवाड़ के राजधानी से रिलेटेड टॉपिक्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा कि गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो आहड़ है। क्या है? गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी आहड़ है। आहड़ के बाद में क्या है? नागदा। नागदा के बाद में क्या है? चित्तौड़, जिसको कौन ले जाता है? जैत्र सिंह। और चित्तौड़ के बाद में क्या आती है? उदयपुर। चित्तौड़ के बाद में क्या आती है? उदयपुर। और गोगुंदा। गोगुंदा से आपको ध्यान रखना है कि गोगुंदा वह स्थान है कि जब 1568 में चित्तौड़ पर कौन कब्जा कर लेता है? अकबर कब्जा कर लेता है। तो कुछ समय के लिए महाराणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ में गोगुंदा रहते हैं और इसी गोगुंदा पर कब 28 फरवरी 1572 को क्या हो जाती है? महाराणा उदय सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कौन से स्थान पर? गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में रावल शाखा के बाद किस शाखा का उदय हुआ? क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ में रावल शाखा के बाद में किस शाखा का उदय हुआ? तो जब हम मेवाड़ इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि मेवाड़ में कौन सा वंश है? गुहिल वंश। इस गुहिल वंश की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? गुहिल वंश की 24 शाखाएं मानी जाती हैं। किसके अनुसार मानी जाती है? तो एक किताब है वीर विनोद। किसकी किताब है वह? तो कवि राजा श्यामल दास। किसकी किताब है? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 24 शाखाएं मानी जाती है। इन 24 शाखाओं में 2 शाखा ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था? मेवाड़ पर शासन किया था। जो पहली शाखा थी उस शाखा का क्या नाम था? रावल। यानी कि राजा अपने नाम के आगे क्या टाइटल लगा रहे थे? तो रावल टाइटल लगा रहे थे। बिल्कुल। यानी कि राजा अपने नाम के आगे क्या टाइटल लगा रहे थे? तो रावल टाइटल लगा रहे थे। और रावल शाखा के जो अंतिम राजा हुए हैं वे कौन हुए हैं? रतन सिंह। कौन हुए हैं? रतन सिंह। जिनके ऊपर 1303 में कौन कर देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रतन सिंह जी मारे जाते हैं और मेवाड़ से क्या हो जाता है? मेवाड़ से रावल शाखा का अंत हो जाता है। उसके बाद में एक नवयुवक आते हैं। वह कौन आते हैं? हमीर। कहां से आते हैं ये? सिसोदा गांव से। कहां से आते हैं? सिसोदा गांव से। यह दिल्ली सल्तनत, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कहां का राजा था? दिल्ली का। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या नाम से जानी जाती थी दिल्ली? तो दिल्ली सल्तनत। तो हमीर मेवाड़ पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा खत्म करते हैं और वहां पर वापस गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन गुहिल वंश की जो शाखा है वह दूसरी शाखा, कौन सी शाखा है? राणा शाखा की क्या करते हैं? वहां पर शुरुआत करते हैं। कौन सी शाखा है? राणा शाखा की शुरुआत करते हैं। और बाद में इन्हीं हमीर, जो कि कहां से आया था? सिसोदा गांव से आया था, इन्हीं के कारण गुहिल वंश को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। वह कौन सा नाम है? गुहिल या सिसोदिया। क्या नाम है? गुहिल या सिसोदिया। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ में रावल शाखा के बाद किस शाखा का उदय होता है? तो राणा शाखा। कौन सी शाखा होती है? तो राणा, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम? सिसोदिया, जो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था हमीर। कहां से आया था? मैंने अभी आपको बताया था कहां से आया था। तो वह सिसोदा गांव से। कहां से आया था? तो सिसोदा ग्राम से। इसलिए सिसोदा आने के कारण ये क्या कहलाए थे? तो यह सिसोदिया कहलाए थे। और टाइटल क्या लगाते थे? तो राणा टाइटल लगाते थे। उसके अलावा नेक्स्ट है, सिसोदिया वंश का नाम किस स्थान से संबंधित है? तो हमीर का जो गांव था, हमीर का जो गांव का नाम क्या था? सिसोदा। हमीर के गांव का क्या नाम था? तो हमीर के गांव का नाम था सिसोदा। क्या नाम था? सिसोदा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिसोदा ग्राम की जो स्थापना है वह किसने करी थी? तो सिसोदा ग्राम की स्थापना करी थी राहप ने। किसने करी थी? राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना करी थी। इसी सिसोदा गांव का एक नवयुवक कौन? हमीर मेवाड़ में क्या करता है? मेवाड़ में राणा या सिसोदिया शाखा की शुरुआत करता है। राणा या सिसोदिया शाखा की शुरुआत करता है। और इस सिसोदिया शाखा का जो संबंध है वह
से है, तो सिसोदिया शाखा का संबंध कौन से स्थान से है, तो वह सिसोदा नामक स्थान से है। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत से पुनः प्राप्त किया, तो मैंने आपको बताया था कि 1303 में क्या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में कौन सी शाखा का अंत हो जाता है, रावल शाखा का अंत हो जाता है। उसके बाद में हमीर कब आता है, तो आपको ध्यान रखना है 1326 ईस्वी में कौन, हमीर क्या करता है, चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करता है और दिल्ली सल्तनत से क्या कर लेता है, वह चित्तौड़ को जीत लेता है और टाइटल क्या लगाता है, राणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा हमीर ने कब जीता था, तो 1326 में चित्तौड़ को वापस दिल्ली से प्राप्त किया था। राणा मीर किस वंश की सिसोदिया शाखा के प्रमुख शासक थे, तो गुहिल वंश। इसमें थोड़ा देखना है आपको किस वंश की शाखा संबंधित है, तो आपको क्या देखना है, गुहिल वंश, क्योंकि गुहिल वंश की शाखा का क्या नाम है, गुहिल वंश की एक शाखा है उसका क्या नाम है, सिसोदिया। क्योंकि गुहिल वंश में कुल कितनी शाखाएं मानी गई हैं, तो गुहिल वंश में कुल 24 शाखाएं मानी गई हैं। गुहिल वंश में कितनी शाखाएं मानी गई हैं, तो गुहिल वंश में कुल 24 शाखाएं मानी गई हैं। राणा लाखा, राणा लाखा का पूरा नाम क्या था, राणा लाखा जो कि मेवाड़ के एक प्रमुख राजा रहे हैं, उनका पूरा नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि लाखा सिंह, क्या नाम था, लाखा सिंह राणा लाखा का पूरा नाम था। मेवाड़ में जावर की चांदी की खानों का विकास किस शासक के समय में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि राणा लाखा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम राणा लाखा के बारे में, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। राणा लाखा जिनके बारे में अभी हमने एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि इनका वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था, लाखा सिंह। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी करनी चाहिए, तो थोड़ी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड हम फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कि इनके समय में एक स्थान पड़ता है जावर, वहां से क्या प्राप्त होती है, चांदी की खान, क्या प्राप्त होती है, चांदी की खान। इनके समय में एक स्थापत्य कला होती है, वह क्या होती है, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, जो कि कहां बनाया जाता है, पिछोला झील। कौन से स्थान पर बनाया गया था, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बनाया गया था। कौन से स्थान पर, पिछोला झील में क्या बनाया गया था, नटनी का चबूतरा। इनके समय की क्या है, नकली बूंदी की जो घटना है वह भी क्या है, इनके समय की नकली बूंदी घटना किनके समय की है, राणा लाखा के समय की है। और राणा लाखा की जो विवाह हुआ था, राणा लाखा का जो विवाह हुआ था वह किससे हुआ था, तो वह मारवाड़ की राजकुमारी, मारवाड़ राजकुमारी हंसाबाई के साथ में क्या होता है, इनका विवाह होता है। और राणा लाखा के पुत्रों की बात करें, तो राणा लाखा के दो पुत्रों के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, दो पुत्र, एक पुत्र का नाम था चुंडा, एक पुत्र का क्या नाम था, चुंडा, जिसको क्या बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता है उन्हें, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है, अपने पिता की खातिर किसका त्याग किया था, राजगद्दी का। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत काल में देवव्रत, गंगापुत्र देवव्रत ने राजगद्दी का त्याग किया था, और वह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो इतिहास में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसी समय मेवाड़ के जो राणा लाखा, उनके पुत्र का जिनका नाम क्या है, चुंडा, जिनको क्या है, अपने पिता के लिए राजगद्दी का त्याग किया था, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, इस कारण इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और इसी त्याग के कारण इनको क्या दिया गया था, इसी त्याग के कारण इनको मेवाड़ का जो फर्स्ट श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी ठिकाना है, कौन सा, सलम्बुर, क्या है, सलम्बुर की जागीर इनको दी गई। प्रथम श्रेणी ठिकाना सलम्बुर की इनको जागीर दे गई। और उसके अलावा दूसरे पुत्र के बारे में आपको नाम याद रखना है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है मोकल, जो कि किसके पुत्र थे, राणा लाखा प्लस हंसाबाई, राणा लाखा प्लस मारवाड़ की जो राजकुमारी है हंसाबाई, उनके पुत्र थे। और बाद में चलकर ये क्या बनते हैं, बाद में चलकर ये मेवाड़ के राज बनते हैं। क्योंकि हंसाबाई और लाखा की जो विवाह की शर्त थी वह यही थी कि हंसाबाई का जो पुत्र है वह क्या बनेगा, अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। इसी कारण चुंडा क्या करते हैं, गद्दी छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और इस त्याग के कारण उन्हें मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी ठिकानों में सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है कौन सा, सलम्बुर, वहां की क्या दी जाती है, वहां की जागीर दी जाती है। तो क्वेश्चन है कि मेवाड़ में जावर की चांदी की खानों का विकास किस शासक के समय में हुआ था, तो मैंने आपको बताया था राणा लाखा के समय में क्या होता है, जावर में चांदी की खान का क्या होता है,
विकास होता है, चांदी की खान मिलती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, राणा लाखा के समय में। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो राणा मोकल की हत्या किसने की थी। मैंने आपको बताया था राणा मोकल जो कि किन किन के पुत्र थे, तो इनके माता पिता का क्या नाम था, तो राणा लाखा प्लस अभाई, क्या है, राणा लाखा प्लस अभाई। और इनकी हत्या कब की गई थी, तो इनकी हत्या 1423 ईस्वी में किसने की थी, चाचा मेरा और महपापार। इसके अलावा एक नाम और आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, महपापार। तो राणा मोकल की हत्या कब होती है, 423 में। किसने करी थी, चाचा मेरा और महपापार। किसने हत्या करी है इनकी, चाचा मेरा और महपापार ने हत्या करी है। उसके बाद में राणा मोकल के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो राणा मोकल के जो पुत्र का नाम था उनका नाम था राणा कुंभा। क्या था, राणा कुंभा। क्या बनते हैं, मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या था, कुंभकर्ण। वास्तविक नाम क्या था इनका, कुंभकर्ण, जो कि किस नाम से फेमस हुए हैं, तो महाराणा कुंभा के नाम से फेमस हुए हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल लगभग किस अवधि में था, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा, क्या, चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा 1400, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1433 ईस्वी में क्या कर दी गई थी, मोकल की हत्या कर दी गई थी। तो मोकल की हत्या के बाद में उनका पुत्र क्या है, राणा कुंभा राजा बनता है। कब बनता है, 1433 ईस्वी में। और राणा कुंभा कब तक शासक रहता है, तो 1468 तक क्या रहता है, शासक रहता है। तो आपको ध्यान रखना है 1433 से 1468 तक क्या रहता है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक रहते हैं। और ये फैक्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि महाराणा मोकल की हत्या कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1433 में। कब हत्या की गई थी, 1433 में महाराणा मोकल की क्या करी गई थी, हत्या करी गई थी। उसके अलावा है महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और अगर कुछ प्रमुख किले पूछे जाए कि कौन कौन से प्रमुख किलों का निर्माण करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है, एक किला कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बौराठ, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग। ये क्या था, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए कुछ प्रमुख किले। क्या है, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़। कौन कौन से किले हैं, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बौराठ, मचान दुर्ग और क्या है, भोमट दुर्ग। ये क्या है, महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुछ प्रमुख किले। और महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था, अकेले महाराणा कुंभा ने। तो क्वेश्चन क्या है, महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इनमें से आप देखकर बता सकते हैं कौन कौन सा है, कुंभलगढ़। आंसर क्या है, कुंभलगढ़। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का निर्माण किस वास्तुकार की देखरेख में हुआ था। तो क्या है, कुंभलगढ़ का निर्माण किस वास्तुकार की देखरेख में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, मंडन। किस वास्तुकार की देखरेख में हुआ था,
तो मंडन, जो कि क्या था, महाराणा कुंभा का एक प्रमुख दरबारी विद्वान था, जिसकी देखरेख में कौन से किले का निर्माण होता है, तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण होता है, जो कि क्या कहलाती है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। प्लस महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में किस विजय की स्मृति में क्या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो किस विजय की स्थिति में, तो कौन सा युद्ध लड़ा था उन्होंने, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध। कब लड़ा था, 1437 में। कब लड़ा था, 1437 ईस्वी में। किसके खिलाफ लड़ा था, तो आपको ध्यान रखना है, मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ा था, तो मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ। इस युद्ध में कौन जीता था, तो इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है, और इस विजय की याद में वह किसका निर्माण करवाते हैं, तो वह विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। किसके लिए, क्योंकि मालवा के सुल्तान, जो सुल्तान का क्या नाम था, महमूद खिलजी, उस पर विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाते हैं, वह चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा अगले क्षण विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपको पता ही है किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किस सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था, तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, तो कौन सा दुर्ग में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में क्या है, विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ को किस नाम से भी जाना जाता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान होगा कि इसमें ऑप्शन में दो इसके आंसर हैं और दोनों सही हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसकी याद में किया गया था, सारंगपुर युद्ध की याद में। कोई राजा जब युद्ध जीतता है तो क्या होती है, उसकी ख्याति फैलती है, उसकी कीर्ति फैलती है, इसलिए इसको क्या नाम से जाना गया है, इसलिए विजय स्तंभ को किस नाम से और जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है। प्लस विजय स्तंभ एक क्या है, 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ क्या है, 9 मंजिला इमारत है, और इस 9 मंजिलों में हर मंजिल पर क्या है, हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। साथ के साथ में इसको क्या कहा जाता है, और मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि इसके अंदर क्या बनाई गई हैं, इसके अंदर मूर्तियां ही मूर्तियां बनाई गई हैं। तो क्या है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का क्या कहा जाता है, अजायब घर। दूसरा, महाराणा कुंभा जो हैं वह क्या करते थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। क्या थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस विजय स्तंभ को अपनी जीत के साथ साथ में क्या है, भगवान विष्णु को भी समर्पित किया था, इसलिए यह स्तंभ क्या कहलाता है, तो यह स्तंभ विष्णु ध्वज, और किस नाम से जानते हैं, विष्णु ध्वज। साथ के साथ में क्या, भगवान विष्णु का जो वाहन है वह क्या है, गरुड़, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, और गरुड़ ध्वज के नाम से भी क्या है, विजय स्तंभ को जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ के अन्य नाम कौन कौन से हैं, विजय स्तंभ के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से नाम है, कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, और क्या है, गरुड़ ध्वज। ये क्या है, विजय स्तंभ के अलग अलग नाम है, विजय स्तंभ के क्या है, अन्य नाम है। तो क्वेश्चन क्या है कि विजय स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ, विष्णु ध्वज या स्तंभ, दोनों बात एक ही है। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है और जो भी साथी नए जुड़ते जा रहे हैं तो कृपया करके क्लास को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज के तहत हम चाहते हैं कि इन आज के इन वीडियोज के माध्यम से हमारे 500 प्लस सब्सक्राइब हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में क्या है, आपको मैथ की भी क्लास डाली जाएगी, जिसके अंदर परसेंटेज टॉपिक के तहत क्या किया जाएगा, आपकी क्लासें ली जाएंगी। तो मैं अपील करूंगा कि जो भी साथी हमें देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी, तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी, तो उनके पुत्र उदा ने। इनका वास्तविक नाम क्या था, उदाकरण। किसने करी थी, उदा ने। कब करी थी, तो आपको ध्यान रखना है 1468 ईस्वी में। कहां पर करी थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर करी थी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है, मामादेव तालाब। क्या नाम है, मामादेव
तालाब या मामादेव कुंड, उस जगह उदा ने क्या कर दी थी, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो किसने हत्या करी थी, उदा ने। और उदा को क्या कहा जाता है, तो उदा को क्या कहा जाता है, तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक क्या कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। महाराणा कुंभा की जब हत्या कौन करता है, उदा करता है। तो महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है, तो इनका एक पुत्र, क्या नाम है, रायमल। क्या नाम है, तो राणा रायमल क्या बनते हैं, मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। क्योंकि उदा ने कुंभा की हत्या इसलिए करी थी कि वह मेवाड़ का राजा बन सके। लेकिन मेवाड़ जो स्वाभिमानी का प्रतीक है, वह ऐसे कैसे किसी पितृहंता शासक को स्वीकार कर सकता है। इसलिए जनता ने और मेवाड़ के मंत्रियों ने जब उदा का विरोध किया, तो उदा क्या कर चुका था, मेवाड़ छोड़ के भाग चुका था। और महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल को क्या बनाया गया था, अगला राजा बनाया गया था। प्लस राणा रायमल ने किसके बाद मेवाड़ की सत्ता संभाली थी, तो महाराणा कुंभा के बाद में क्या करी थी, मेवाड़ की सत्ता संभाली थी। और जब महाराणा रायमल मेवाड़ के राजा बनते हैं, तो उन्होंने क्या है, उदा के खिलाफ में 2 युद्ध लड़े। उदा के खिलाफ में कौन कौन से 2 युद्ध लड़े थे, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जावर का युद्ध और डालिमपुर। कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो जावर और डालिमपुर का युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे, उदा के खिलाफ। और उदा की सहायता किसने करी थी, तो उदा की सहायता मालवा ने करी थी। कौन से किस रियासत ने करी थी उदा की सहायता, तो मालवा ने करी थी। इसके अलावा अब महाराणा जो कुंभा है, थोड़े आप सीक्वेंस याद कीजिए। महाराणा कुंभा, सॉरी हम सीक्वेंस याद करते हैं। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा के बाद में शासक कौन बनता है, महाराणा मोकल। मोकल के पुत्र कौन हुए, महाराणा कुंभा। कुंभा के पुत्र कौन हुए, कुंभा के पुत्र हुए महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल के पुत्र कौन हुए हैं, महाराणा सांगा। कौन हुए हैं, महाराणा सांगा। सांगा के बाद में कौन होते हैं, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन होते हैं, महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बाद में कौन होता है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बाद में कौन होता है, अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट। और उसके बाद में कौन होता है, करण सिंह। कौन, महाराणा करण सिंह। तो यह सीक्वेंस थोड़ा आपको याद रखना है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो महाराणा सांगा और उदय सिंह जी हैं, उनके बीच में कौन बनते हैं एक बार के लिए राजा, महाराणा विक्रमादित्य। कौन बनते हैं, महाराणा विक्रमादित्य। उसके बाद में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके राजा कौन बनता है, बनवीर बनता है। प्लस महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी ना बनाकर किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो थोड़ा क्या है, इस हिसाब से आपको सीक्वेंस याद करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा किसके बाद में मेवाड़ के राजा बने थे, तो महाराणा रायमल के बाद में क्या बनते हैं, वे मेवाड़ के राजा बनते हैं। तो किसके बाद में बने थे, तो महाराणा रायमल के क्या थे, ये पुत्र थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। वास्तविक नाम क्या था इनका, तो वास्तविक नाम था इनका संग्राम सिंह। इनका क्या था, वास्तविक नाम था। इसके अलावा और क्वेश्चन है, महाराणा सांगा किसके पुत्र थे, तो महाराणा रायमल के क्या थे, यह पुत्र थे। किसके पुत्र थे, राणा रायमल के क्या थे, यह पुत्र थे। तो आज की इस स्पेशल सेशन में हमने मेवाड़ हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, उनके साथ में उनके और जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू या और भी जो भी फैक्ट है वह सभी हमने देखे थे। अब यह हमारी जो विजयरथ सीरीज है वह रेगुलरली आपको अप टू डेट मिला करेगी। लेकिन आपसे बस एक अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं वह क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी क्या कर सके, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर सके। इसके अलावा जो भी सुझाव है कि क्वेश्चनों का जो लेवल है वह थोड़ा कठिन करना है या थोड़ा कम करना है, उस बारे में आपके सुझाव सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आपको जैसे भी हो वैसे सुझाव दीजिए। दूसरा, अगर टाइमिंग को लेकर कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। आप सभी के लिए जो भी समस्या का समाधान है वह सभी का किया जाएगा। और रेगुलरली क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आरएस फ्री को 115 दिन के आसपास का समय बचा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए कि अगर हम 3 सब्जेक्टों के डेली के अगर 60 क्वेश्चन भी करते हैं
तो हम एवरेज 3000 तक क्वेश्चन हम 115 दिन में पहुंच सकते हैं। और 3000 में अगर हमारे 60 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमें प्री के पेपर में या उनसे रिलेटेड मिल जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम प्री आसानी से पास कर लेते हैं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू सीरीज ज्वाइन कीजिए। भले बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो इन क्वेश्चनों का लेवल है वह थोड़ा कम है, तो भले ही आपको चाहे लेवल कम मिले या लेवल ज्यादा मिले, आपको बस प्रैक्टिस हो रही है, फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, उनके साथ साथ में आपका रिवीजन हो रहा है। पीवाईक्यू सीरीज का उद्देश्य सिर्फ आपको पेपर बताना नहीं होता। पीवाईक्यू सीरीज का उद्देश्य क्या होता है, एक तो आपका रिवीजन होना और साथ के साथ में जो टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हैं उनको क्या करवाना है, उनको रिकॉल करवाना है। इसके अलावा इस सीरीज का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो साथ के साथ में क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा सीरीज को प्यार दीजिए, इस सीरीज से जुड़िए और साथ के साथ में क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे इस सीरीज से जुड़ने के लिए। और जो भी साथी हैं वह अपने जो भी सुझाव हैं वह आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर इस सीरीज को और कैसे अच्छा किया जाए वह सभी लिख सकते हैं। और इसके अलावा मुलाकात करते हैं आपसे हम कल और कुछ क्वेश्चनों के साथ में, और कुछ मेवाड़ इतिहास के हम क्वेश्चन से देखेंगे और देखा जाएगा कि थोड़ी थोड़ी देर क्या है टाइम लिमिट बढ़ाई जाए। अभी 25 क्वेश्चन है, बाद में इसको 30 से 50 100 तक भी क्या है हमारी कोशिश रहेगी ले जाने की। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, जुड़िए और जो भी अपनी राय है वह दीजिए। धन्यवाद आप सभी के जुड़ने के लिए।